गाइस माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टेंस की बेसिक नॉलेज। जैसे कि आपको पता है कि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे हर टॉपिक से जुड़ा हुआ है और इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बेहतर से बेहतर समझा सकूं। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि टेंस के अंदर होते हैं सेंटेंस, ठीक है, और सेंटेंस के अंदर होते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो सेंटेंस की आप लोग डेफिनेशन देखें तो देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, शब्दों का एक समूह जिसका कि एक अर्थ निकलता है सेंटेंस कहलाता है। वाक्य के लिए या सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आदि आवश्यक होते हैं। हिंदी के वाक्यों में कर्ता के बाद कर्म आता है और उसके बाद क्रिया आती है, परंतु अंग्रेजी के वाक्यों में कर्ता के बाद क्रिया और उसके बाद कर्म आता है, अर्थात एक तरीके से उल्टा हो जाता है इसमें। यहाँ पे देखिए ये हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये एक फॉर्मूला चलता है। हिंदी वाक्यों में क्या है, पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया आती है। अंग्रेजी वाक्यों में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो गया उल्टा। ऑब्जेक्ट जो पहले सेकंड नंबर पे था वो यहाँ पे थर्ड नंबर पे हो गया। उसके बाद में आप लोग अब देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनकी डेफिनेशन जो मैंने शॉर्ट रूप में समझाने का प्रयास किया आपको। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला, और वर्ब क्या होता है, जो कार्य किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब क्रिया के पहले क्या अथवा किसे जोड़कर प्रश्न किया जावे तो जो उत्तर उस वाक्य से प्राप्त होता है वह हमारा क्या कहलाता है, कर्म या ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं निर्जीव कर्म, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या कहते हैं, सजीव कर्म। अब देखते हैं आप लोग कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता का पता करने के लिए कौन या किसने शब्द से प्रश्न करें। कौन कौन से करना है, कौन या किसने शब्द से प्रश्न करें, जो उत्तर आएगा वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में देखें तो क्या है, निर्जीव कर्म किसे को कहते हैं, निर्जीव कर्म का पता करने के लिए क्या शब्द से प्रश्न करना है, किस शब्द से प्रश्न करना है आप लोगों को, क्या शब्द से प्रश्न करना है। अब नंबर आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए आप लोगों को किसे शब्द से प्रश्न करना पड़ेगा, किसे शब्द से आप लोगों को प्रश्न करना पड़ेगा। आइए अब कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इनको समझते हैं। जैसे इसमें मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, मोहन रॉट ए लेटर। मोहन रॉट ए लेटर, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है मोहन ने एक पत्र लिखा। मोहन ने एक पत्र लिखा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का पता कीजिए। सब्जेक्ट है इसमें मोहन। अब कैसे है, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का पता करने के लिए आप लोग कौन और किसने शब्द से आप लोग प्रश्न करोगे तो आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि मैं इसमें प्रश्न करता हूँ, किसने एक पत्र लिखा। फिर से समझना इसको, किसने एक पत्र लिखा। आंसर क्या है आप लोगों का, रिप्लाई क्या आएगा, मोहन ने। क्या है आंसर आपका, मोहन। यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट। ये हमारी हो जाती है वर्ब। क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब। अब ये ए लेटर क्या है, ए लेटर क्या है, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या है ये, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट भी कौन सा वाला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा वाला है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि निर्जीव कर्म। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही टॉट मी इंग्लिश। ही टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। तो सब्जेक्ट का पता करें, किसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। आपका आंसर आना चाहिए उसने, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है इस सेंटेंस में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक तरीके से वस्तु आती है, तो
अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए आप लोगों को क्या शब्द से प्रश्न करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। उसने मुझे क्या पढ़ाई, उसने मुझे क्या पढ़ाई, तो आपका आंसर आएगा अंग्रेजी। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट। तो फिर ये वाला क्या है, ये वाला हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हमको किसे शब्द से प्रश्न करना पड़ता है, उसने किसे अंग्रेजी पढ़ाई, समझना, उसने किसे अंग्रेजी पढ़ाई। तो आपका जवाब आएगा उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। तो ये क्या हो गया, मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी मी। क्या हो जाएगी, मुझे की अंग्रेजी मी। और ये ही हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए थर्ड एग्जांपल समझते हैं। ही गैव मी ए वॉच, ही गैव मी ए वॉच, उसने मुझे एक घड़ी दी। किसने दी घड़ी भाई, उसने। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो जाएगी हमारी मेन वर्ब, और ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे एक घड़ी दी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किसे, उसने किसे घड़ी दी, मुझे। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे क्या दी, उसने मुझे क्या दी, आपका रिप्लाई आएगा एक घड़ी। तो ये हो गया हमारा। आइए स्टूडेंट्स अब सेंटेंस के प्रकारों के बारे में कुछ जान लेते हैं। अंग्रेजी में मुख्य रूप से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है अफर्मेटिव, जिसको हम स्वीकारात्मक बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक बोलते हैं। तीसरा है इंटेरोगेटिव, जिसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। चौथा है इम्परेटिव, जिसको हम आदेशात्मक बोलते हैं। और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम विस्मयादिबोधक बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला है आप लोगों के अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता के बाद सहायक क्रिया अथवा क्रिया आती है। कर्ता के बाद में क्या आती है, सहायक क्रिया अथवा क्रिया। फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट एग्जांपल जो इसने दे रखा वो देखिए, आई एम लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, आई एम लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड। तो इसमें जो आई है ये आपके सब्जेक्ट, और इसके तुरंत बाद जो एम दे रखा है ये क्या है, आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब, और जो लुकिंग दे रखा है वो आपकी मेन वर्ब। सेकंड एग्जांपल देखिए, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। बी क्या है आप लोगों के सब्जेक्ट, और उसके बाद है आप लोगों के मेन वर्ब प्ले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसने दी नहीं है। क्रिकेट है आप लोगों के एक तरीके से ऑब्जेक्ट, और इन द इवनिंग क्या हो गया आपका टाइम। सेकंड जो इसका प्रकार दे रखा है, इसने दे रखा है नेगेटिव। तो नेगेटिव को देखिए, जिन वाक्यों में कर्ता के बाद सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस क्रिया आती है, क्या क्या आना चाहिए, सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस क्रिया, ऐसे वाक्य नेगेटिव वाक्य होते हैं। और एग्जांपल, शी डज नॉट हेल्प हर मदर इन द किचन। देखिए, शी डज नॉट हेल्प हर मदर इन द किचन, वह अपनी माता की रसोई में मदद नहीं करती है, वह अपनी माता की रसोई में मदद नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो शी है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, जो हेल्प है ये आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब थर्ड है आप लोगों के इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया से शुरू होने वाला होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपके WH वर्ड से शुरू होने वाला। इसमें क्या चलता है, इसमें हैव, जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग इसके, हैव यू फिनिश्ड द कोर्स, हैव यू फिनिश्ड द कोर्स, क्या आपने अपना कोर्स ख़त्म कर लिया है। तो देखिए इसमें क्या आया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू का मतलब स्टार्ट में आ गई हैज़ हैव में से कोई भी जैसे वर्ब आ जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है ये। तो हैव जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके तुरंत बाद यू आ गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल इसने दे रखा है, वाई आर यू लुकिंग सैड, वाई आर यू लुकिंग सैड, ये इसमें WH वर्ड है वाई। उसके बाद फिर आप लोगों के आर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और यू आप लोगों की क्या हो जाएगा। ये अब जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस इन्हें कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में आपके लोगों के ऑर्डर रिक्वेस्ट आते हैं, जैसे आदेश प्रार्थना वाले वाक्य। जैसे एग्जांपल के लिए, गिव मी दिस बुक, मुझे किताब दीजिए। आदेश वाले वाक्यों में क्या है, सीधे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं आदेश वाले वाक्य। इन वाक्यों में शुरू में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। यदि नेगेटिव आदेश है
तो वो वाक्य फिर डोंट से शुरू होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यदि इन वाक्यों के पहले प्लीज़ या लास्ट में प्लीज़ जोड़ दिया जाए तो ये प्रार्थना या रिक्वेस्ट वाले वाक्य बन जाते हैं। जैसे कि प्लीज़ गिव मी दिस बुक, कृपया करके मुझे किताब दीजिए। एंड हेल्प मी प्लीज़, कृपया मेरी मदद कीजिए। अब आइए जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। जिन वाक्यों में सुख, दुख, आश्चर्य, नफ़रत, क्रोध आदि के भाव अचानक प्रकट हो तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ये एक प्रकार की चिल्लाहट वाले वाक्य होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, विस्मयादिबोधक शब्द जैसे कि अलास, ओह, आह, हुर्रे, ब्रेवो आदि से शुरू होने वाले वाक्य। एंड सेकंड है व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले वाक्य। पहले प्रकार के विस्मयबोधक वाक्य में शुरू में विस्मयबोधक शब्द आता है, उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह आता है, उसके बाद कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया आदि आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखिए आप लोग, हुर्रे वी हैव वॉन द फाइनल मैच, यानी एक खुशी के साथ में पर्सन्स बोलते हैं कि हुर्रे वी हैव वॉन द फाइनल मैच, कि हमने फाइनल मैच जीत लिया है। दूसरे प्रकार के विस्मयबोधक वाक्यों में शुरू में व्हाट या हाउ आता है, उसके बाद में विशेषण आता है, उसके बाद संज्ञा आती है और अंत में कर्ता तथा क्रिया आते। आइए अब जानते हैं टेंस के बारे में। समय और कार्य का तरीका मिलाकर अंग्रेजी में टेंस को निर्धारित किया जाता है। समय के अनुसार टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है तुम्हारे फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्यकाल। कार्य के तरीके के आधार पर प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। कितने कितने भाग और होते हैं? 4-4। उनमें पहला जो डिवाइडेशन है वो है पहला वाला सिंपल। क्या होता है? सिंपल। सेकंड क्या होता है? कंटिन्यूअस। क्या होता है सेकंड? कंटिन्यूअस। थर्ड क्या होता है? परफेक्ट। और चौथा क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनका जो नाम है वो किस तरीके से बनेगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। सिंपल को हम लोग इंडिफिनिट भी बोलते हैं। क्या और बोलते हैं? इंडिफिनिट। इसका नाम कैसे बोला जाता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड फिर वो क्या बनेगा पार्ट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट का डिवाइडेशन होता है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार टोटली टेंस 12 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 12 प्रकार के हो जाते हैं। अब इन जो डिवाइडेशन 12 प्रकार का जो टेंस का प्रकार है, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड में। आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। So thank you so much for watching my video and please subscribe my channel. Thank you.